आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो लोकतंत्र के महापर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है। 47 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में आज पहले चरण की जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों की जनता आज अपने घरों से बाहर निकल रही है। मतदान केंद्रों पर लोगों की कतारें देखने को मिल रही है। सुबह से ही वोटिंग का दौर जारी है। वही ये 8 अलग अलग सीटों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना में तो एक दुल्हन अपने जोड़े में अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंची। वहीं रामपुर, कैराना, मुरादाबाद और पीलीभीत में भी लोग लगातार जो जनता है और जो नेता है वो भी अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, पीलीभीत में जितिन प्रसाद, जो कि फिलहाल यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री है, जिन पर भाजपा ने दाव खेला है, वो भी अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। वहीं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर में भी लगातार जो वोटर्स की संख्या है वो बढ़ रही है। वहीं रामपुर, कैराना, मुरादाबाद की जनता में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कैराना की तस्वीरों में देखा जा सकता है सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। वहीं अगर हम नगीना की तस्वीरों पर एक बार गौर करें तो जहां एक तरफ नगीना में दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है, चंद्रशेखर आजाद के चुनावी मैदान में उतरने से जो मुकाबला रोमांचक तो हो ही गया है, लेकिन उसके बावजूद मताधिकार कितना जरूरी है, नगीना की तस्वीर और वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि एक दुल्हन अपने जोड़े में अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंची है। तो जहां एक तरफ नगीना में दिलचस्प रण है, वहीं नगीना की जनता अपने मत को लेकर कितनी एक्टिव नजर आ रही है, ये तस्वीरें गवाह है। वहीं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर में भी लगातार जो लोग हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं लोकतंत्र के इस उत्सव को मनाने के लिए। और 47 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का आगाज आज से हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर लोगों से अपील की है कि वो घरों से बाहर निकले, मत का इस्तेमाल करें। सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। वही सुनहरे भविष्य को देखते हुए आप सभी अपने घरों से बाहर निकलें। अखिलेश यादव ने भी एक्स पर कुछ ऐसा ही ट्वीट करते हुए लोगों से अपील की है। वही यूपी की 8 सीटों पर पहले चरण की जनता आज मत का इस्तेमाल कर रही है। और पहले चरण का रण दिलचस्प है, क्योंकि पहले चरण में जाटलैंड की जनता किसके साथ जाती है ये देखना बेहद दिलचस्प और बेहद रोमांचक है। क्योंकि 2019 में इन 8 सीटों में से 4 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी के खाते में गई थी, 3 पर बसपा और 1 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार समीकरण बदले हैं, चूंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा, समाजवादी पार्टी और रालोद एक साथ थी, लेकिन इस बार बसपा एकला चलो की राह पर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी है। वहीं रालोद इस बार बीजेपी के साथ है और रालोद के बीजेपी में जाने से अटकलें हैं कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी को खासा फायदा भी हो सकता है। लेकिन आज फिलहाल जनता चुनावी पिच पर बैटिंग करने को तैयार है, बैटिंग करते हुए नजर आ रही है। 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और लगातार जो जनता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। वहीं नगीना की तस्वीर पर एक बार फिर से गौर करेंगे, जहां एक युवती जिसके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसने आज भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराई है और शादी के जोड़े में ये दुल्हन मतदान केंद्र पर अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंच चुकी है। तो देखिए, जाटलैंड में पहले चरण की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी, लेकिन इन सभी सीटों के समीकरण क्या है, किन किन पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है, ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात होगी कैराना की। देखिए, कैराना में 2019 के अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदीप कुमार वर्सेस तबस्सुम बेगम की लड़ाई देखने को मिली थी और प्रदीप कुमार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। वही समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर अभी की बात करें तो इकरा हसन है और साल 2019 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। तो ये कैराना का समीकरण है और इस बार प्रदीप कुमार के सामने इकरा हसन के रूप में एक बेहद ही बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी की तरफ से पेश की गई है। पीलीभीत मजबूत गढ़ बीजेपी का, जहां से इस बार बीजेपी ने यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। उनके ऑपोजिशन में भागवत सरन गंगवार समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं, लेकिन इस बार का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद पर दाव लगाया है और 2019 में फिरोज वरुण गांधी इस सीट पर विजय हासिल किए हैं। लेकिन उसके बावजूद इस बार जितिन प्रसाद चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके समर्थन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो बाघों की धरती में, टाइगर रिजर्व में और जंगलों के बीच घिरे इस शहर में इस बार देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता किसके साथ जाती है। अब देखिए, एक बार हम 2019 के परिणाम पर फिर से गौर करेंगे। ये पीलीभीत की बात हो रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी को चुनावी मैदान में उतारा था। उनके ऑपोजिशन में हेमराज वर्मा उतरे थे, लेकिन फिलहाल इस सीट पर बीजेपी का मैजिक चला। चूंकि 2014-2019 ये वो साल थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर का जबरदस्त असर देखने को मिला और उसका असर पीलीभीत की जनता पर पड़ा, पीलीभीत सीट पर पड़ा और वरुण गांधी 2019 में जीतकर सांसद बने। अब देखिए, मुरादाबाद पर गौर करते हैं। मुरादाबाद में मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहे हैं। 8.85 लाख मुरादाबाद में मुस्लिम वोटर्स हैं और 12.71 लाख हिंदू वोटर्स हैं। वही अगर कुल वोटर्स की बात करें तो 21 लाख के करीब मुरादाबाद में कुल वोटर्स हैं और मुरादाबाद को लेकर यही हमेशा कहा जाता है कि मुरादाबाद में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। फिलहाल मुरादाबाद से सर्वेश सिंह चुनावी मैदान में है बीजेपी की तरफ से। वहीं मुरादाबाद में लगातार समाजवादी पार्टी के बीच सीट को लेकर रशाकशी चलती रही और रुचिवीरा को चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी ने उतारा है। देखिए, वही मुरादाबाद की हम लगातार बात कर रहे थे, जहां कुंवर सर्वेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वही एसटी हसन जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद थे, इनको चुनावी मैदान में उतारा गया था। लेकिन फिलहाल इस बार सर्वेश कुमार को तो बीजेपी ने दोबारा से प्रत्याशी बनाया है, दोबारा उन पर भरोसा जताया है। लेकिन इस बार उनके ऑपोजिशन में मौजूदा सांसद का टिकट काटकर रुचिवीरा को समाजवादी पार्टी ने दिया है और एसटी हसन के समर्थक इससे नाराज भी नजर आए थे, जिसका अटकलें है कि असर देखने को मिल सकता है। अब देखिए, मुजफ्फरनगर की बात करेंगे। यहाँ का अगर जातीय समीकरण देखें तो यहाँ पर सामान्य 42%, मुस्लिम वोटर्स 20%, अगर जाट वोटर्स की बात करें तो 12% के लगभग जाट वोटर्स बताए जाते हैं। SC ST 18% और अन्य जातियां यहाँ पर 8% की बताई जाती है। और मुजफ्फरनगर का रण दिलचस्प है क्योंकि मुजफ्फरनगर पर बीजेपी ने 2019 में जीत हासिल की थी, लेकिन संगीत सोम और संजीव बालियान की अंतरकला का असर इस बार इस सीट पर देखने को मिल रहा है और इस सीट पर जीत का मार्जिन 6000 से भी कम रहा था। तो इस बार मुजफ्फरनगर की लड़ाई बेहद दिलचस्प है और इस सीट को लेकर यह भी कहा जाता है कि अखिलेश यादव के पीडीए की भी परीक्षा है, क्योंकि यहाँ पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब बात करेंगे रामपुर की। रामपुर 2014 में डॉक्टर नेपाल सिंह बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में थे और 2019 में आजम खान इस सीट से सांसद बने। उन्होंने जयप्रदा नाहटा को हराया था। वही 2024 में घनश्याम लोधी प्रत्याशी हैं बीजेपी के। वही मोहिबुल्ला नदवी चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं। मुकाबला रोमांचक है क्योंकि रामपुर की सियासत में अभी भी आजम खान की तूती बोलती है, लेकिन मोहिबुल्ला नदवी, जिसको समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, वो आजम खान की पसंद नहीं बताए जाते। और रामपुर में भी सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच सीधी सीधी तकरार भी देखने को मिली थी। अब देखिए, रामपुर का जातीय समीकरण समझते हैं। यहाँ पर लोधी वोटर्स की संख्या तकरीबन 2.5 लाख, कुर्मी वोटर्स यहाँ पे रहे 40,000, पठान 2 लाख, अंसारी 1.5 लाख और अगर तुर्क वोटर्स पर गौर करें तो तकरीबन 1.5 लाख तुर्क वोटर्स हैं। सैनी वोटर्स हैं 70,000 लगभग और अगर दलितों की बात करें तो 60,000 दलित वोटर्स यहाँ पर है। लेकिन इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहे हैं और ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। लेकिन रामपुर में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट समाजवादी पार्टी से छीन ली और घनश्याम लोधी उपचुनाव में जीते और सांसद बने और बीजेपी ने एक बार फिर से घनश्याम लोधी पर भरोसा जताया है। अब बात करेंगे सहारनपुर की। राघव लखनपाल 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जिनके अपोजिशन में इमरान मसूद को उतारा गया था। वहीं 2019 में भी राघव लखनपाल चुनावी मैदान में थे, लेकिन राघव लखनपाल को यहां से जीत का मुंह देखना पड़ा था और बसपा की तरफ से हाजी फरजुल रहमान
चुनावी मैदान में उतारे गए थे, लेकिन यहां पर बसपा को खासा फायदा मिला था, क्योंकि सहारनपुर में भी मुस्लिम वोटर्स और जाट वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं, जिसका सीधा फायदा बसपा को मिला, क्योंकि बसपा और समाजवादी पार्टी का 2019 में गठबंधन था और इस गठबंधन का जादू पश्चिमी यूपी में साफ तौर पर चलता नजर आया। लेकिन अब मुकाबला रोमांचक है, क्योंकि बीजेपी ने राघव लखनपाल को दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है, जिनके ऑपोजिशन में एक बार फिर से इमरान मसूद चुनावी मैदान में है। तो 2014 के ही कैंडिडेट को 2024 में रिपीट किया गया है और यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी रण का जब आखिरी दिन था तो इमरान मसूद के समर्थन में एक विशाल रोड शो करते हुए नजर आई थी। और सहारनपुर के समीकरण पर अगर हम गौर करें तो यहां पर मुस्लिम और जाट वोटर्स दोनों ही निर्णायक भूमिका में रहते हैं और अटकलें हैं कि अगर पश्चिमी यूपी में एक बेहद ही बड़ा परिवर्तन होता है तो सहारनपुर की सीट भी बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती बनने वाली है। तो देखिए, 8 सीटें ऐसी है यूपी की जहां की जनता आज मत का इस्तेमाल करेगी। एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए देखते हैं कि किस तरीके से चुनावी माहौल है। मुजफ्फरनगर में लगातार मतदान केंद्रों पर भारी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सहारनपुर की जनता भी अपने मत का इस्तेमाल कर रही है और बिजनौर में पुलिस प्रशासन लोगों को समझाता नजर आ रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच बिजनौर में मतदान जारी है। वहीं नगीना की एक मिसाल पेश करते हुए तस्वीर सामने आई, जहां एक युवती अपने शादी के जोड़े में मत का इस्तेमाल करने पहुंचे और यह आकर्षण का केंद्र नगीना में बनी हुई है। वहीं रामपुर, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यहां पर मुकाबला दिलचस्प और यहां पर भी लगातार लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर है देखने को मिल रही हैं। वहीं कैराना की अगर हम बात करें तो प्रदीप कुमार वर्सेस जिक्रा हसन की जो लड़ाई है ये रोमांचक तो है ही, लेकिन यहाँ की जनता भी रोमांच से भरपूर है, क्योंकि मत का इस्तेमाल सुबह 7 बजे से यहाँ की जनता करने पहुंच रही है। अब बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां लगातार टिकट के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में चल रही रशाकशी के बीच जनता का क्या रुझान होता है देखना दिलचस्प है। लेकिन लगातार जो महिलाएं हैं, जो पुरुष वोटर्स हैं और जो पहली बार मत का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं, उनकी एक बड़ी संख्या देखने को मिल सकती है। वही पीलीभीत में पीडब्ल्यूडी मंत्री, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रत्याशी हैं, वो भी अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे, अधिकारियों से बातचीत करते हुए भी नजर आए हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच आज 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और इसके साथ ही आज कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीट है जहां के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है, कहीं से भी फिलहाल अभी हिंसा की कोई खबर नहीं आई है। बस बीते दिनों बंगाल में, खैर बंगाल का तो चुनावी इतिहास यही रहा है कि चुनाव कोई भी हो यहां पर हिंसा होनी है और हिंसा एक बार फिर से बंगाल में देखने को मिली। लेकिन बंगाल में बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से जो जनता है वो बिना डरे अपने मत का इस्तेमाल करे और फिलहाल जो लोग हैं वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, हाई प्रोफाइल सीट्स पर वोटिंग का दौर जारी है और लगातार जो जनता है वो घरों से बाहर पहुंच रही है। और रजनीकांत ने भी चेन्नई में वोट डाल दिया है। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने तमिलनाडु के चेन्नई में पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। वोटिंग करने के बाद रजनीकांत ने भी शाही का निशान दिखाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी शिवगंगा में अपना वोट डाल दिया है, मत का इस्तेमाल कर दिया है। तो लगातार जो नेता हैं वो भी अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतदान करने की अपील की है और पश्चिम बंगाल में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग का दौर जारी है और लगातार लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता दर्ज कराने, क्योंकि एक एक वोट जनता का निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। आगे आजाद भारत के 100 साल में भारत कैसा होगा, ये सभी तमाम मुद्दों को सोचकर आज जो जनता है वो अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंच रही है। तो पहले चरण का रण और कौन जीतेगा जंग, फिलहाल इसका फैसला तो 4 जून को होगा। लेकिन अब देखिए, पहले लगातार हम ये बात कर रहे थे कि कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीट्स है जहां पर कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है।
चेन्नई दक्षिण जहां की पूर्व गवर्नर टी सौंदर्य राजन चुनावी मैदान में है। वहीं अगर नीलगिरी की बात करें तो ए राजा, इनकी भी साख आज दांव पर लगी हुई है। और वहीं शिवगंगा, ये तमिलनाडु की सीट है जहां कार्ति चिदंबरम की साख दांव पर लगी है। ये सभी तमाम कद्दावर नेता है। वहीं मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की भी आज अग्नि परीक्षा होनी है। यह हाई प्रोफाइल सीट है और नगीना में मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं। वहीं सहारनपुर में कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद भी चुनाव लड़ रहे हैं और डिब्रूगढ़ सर्बानंद सोनेवाल चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो ये आज दिग्गज है जिनकी साख दांव पर है। वही उधमपुर सीट जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आती है, यहाँ पर जितेंद्र सिंह चुनावी मैदान में है। और अलवर जो कि राजस्थान की सीट है, यहाँ से भूपेंद्र यादव एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और बीकानेर, ये भी राजस्थान की लोकसभा सीटों में से एक है जिसमें अर्जुन मेघवाल चुनावी मैदान में उतरे हैं। वही अगर नागपुर, ये हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ नितिन गडकरी की अग्नि परीक्षा होनी है, केंद्रीय मंत्री भी हैं। और अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग जारी है। और कूच बिहार, निश्चित प्रमाणिक कूच बिहार में लगातार हिंसा की भी खबरें सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की ये सीट और पीलीभीत में यूपी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद पर बीजेपी ने इस बार नया दाव लगाया है। अब ये दाव काम आता है या नहीं, देखना दिलचस्प है। छिंदवाड़ा जो कि पूर्व सीएम के बेटे हैं नकुलनाथ, इस बार इनकी भी अग्नि परीक्षा है। वही कोयम्बटूर सीट पर अगर हम गौर करें तो के अन्नामलाई चुनावी मैदान में है। और ये तमाम ऐसी हाई प्रोफाइल सीट है जहां कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। अगर हम पहले चरण की बात करें तो 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और एक राज्यपाल की जो अग्नि परीक्षा है वो इस सीट पर होनी है। और इसके साथ ही हम लगातार हर एक अलग अलग प्रदेशों की कौन सी हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर मुकाबला रोमांचक है, ये देखने को मिलेगा। वही मुजफ्फरनगर की लड़ाई दिलचस्प है जहां संगीत सोम और संजीव बालियान की आपसी अंतरकला कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में बीजेपी को खासा नुकसान पहुंचा सकती है। वही सहारनपुर का रण दिलचस्प है जहां राघव लखनपाल और इमरान मसूद में सीधे सीधे कांटे की टक्कर है। और डिब्रूगढ़ सर्बानंद सोनेवाल, ये बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट है, यहां पर भी कांटे की टक्कर है। और उधमपुर सीट जम्मू एंड कश्मीर, जितेंद्र सिंह यहां से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि यहां की जनता कैसे भरोसा करती है। अलवर, भूपेंद्र यादव इस बार चुनावी रण में है, इनकी भी परीक्षा हो रही है। वही अर्जुन मेघवाल केंद्रीय मंत्री हैं, बीकानेर से, ये भी चुनावी मैदान में है, इनकी भी आज परीक्षा होनी है। 5 सालों बाद, यूं तो हर एक अभ्यर्थी की परीक्षा सालों में होती है और एक स्टूडेंट की परीक्षा 6 महीने में होती है, लेकिन ये नेताओं की परीक्षा 5 सालों में एक बार होती है। और 5 सालों में इन्होंने क्या काम किया, इसका लेखा जोखा भी जनता मांगती है। और उसी लेखे जोखे को लेकर जनता आज अपने मत का इस्तेमाल करने लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। और पीलीभीत, छिंदवाड़ा, यहां से भी नकुलनाथ जो कि पूर्व सीएम के बेटे हैं, इनकी भी साख दांव पर है। लेकिन यहां पर एक बात बहुत गौर करने वाली है छिंदवाड़ा सीट से, क्योंकि यहां पर बाहरी और शहरी लड़ाई देखने को मिल रही थी। यहां पर इमोशनल टच भी देने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब देखना होगा कि यहां पर वाकई ये इमोशनल टच नकुलनाथ का काम आता है या नहीं, देखना दिलचस्प है। अब देखिए, रण तो शुरू हो चुका है, रणभेरी बच चुकी है, अब लाजमी है कि बयान भी आएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस पहले चरण को लेकर तमाम नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान आ रहे हैं। जहां से ओम कुमार प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके खुद के गांव की मशीन मेहसरी जट 206 नंबर नगीना, वो अभी तक चालू नहीं हुई है। बूथ 123 मोहल्ला अफगानान शेरकोट की मशीन चालू, अभी बहुत बड़ी मुश्किल कराई, घंटे में 8 बज गए, 8:15। बूथ संख्या 24 नजरपुर बिलोच नूरपुर, वहां की मशीन नहीं चल रही है। और एक शिकायतें मिली है सहारनपुर, जो कि शुरू के दिन से कहा जा रहा है कि वो पूरा संशयाद के साथ खड़ा है, वहां आधार कार्ड के बावजूद भी वोट नहीं डालने दे रहे अधिकारी। ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की जो सरकारी दबाव में, सरकार के दबाव पुलिस अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये गलत है। आज हम अपने सब लोग, जितने भी रामपुर के अवाम है, वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहे हैं जो संविधान ने उनको दिया है। और संविधान जो हजारों कुर्बानियों के बाद उनको मिला है कि हम अपने में से ही एक ऐसा प्रतिनिधि, अपना नुमाइंदा चुने जो आवाम के जिले के मसाइल को हल कर सके और देश की एकता और अखंडता को मजबूत कर सके। छिंदवाड़ा की जनता सच का साथ देगी और 40 साल हमने सेवा किया है, मुझे पूरा विश्वास है छिंदवाड़ा की जनता अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद हमें देगी। आप सभी से ये अपील करता हूँ, आज 19 अप्रैल लोकसभा के चुनाव का पहले चरण का मतदान आज होने जा रहा है। आप सबसे आग्रह
कि लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। जितना ज्यादा मत प्रतिशत बढ़ेगा लोकतंत्र हम लोग का उतना ही मजबूत, उतना ही सशक्त होगा। शुरू करेंगे राजेश का, जो इस वक्त मेरे साथ लाइव बने हुए हैं, जो पल पल के अपडेट लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राजेश, 2 घंटे का समय बीत चुका है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? मुस्कान, अगर बात करें तो आज जो है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का उत्सव है और देश में मतदान 21 राज्यों में 102 सभा की सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें लगभग 17 करोड़ मतदाता आज भाग ले रहे हैं। और एक चीज आपको बता दें कि आज जो है सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में इस बार जो है वहां पर मुजफ्फरनगर की मीरपुर विधानसभा सीट लगती है। वहां पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था। 8 बजे तक मतदान पोलिंग बूथ पर ही नहीं गए। उनका कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो अगर इस तरह की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से बात की जाए तो इसमें इंडिया गठबंधन और बीजेपी में सीधे टक्कर देखने के लिए मिल रही है इन 8 लोकसभा सीटों पर। लेकिन देखिए राजेश, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया था कि 2 साल की तैयारी के बाद वो चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, सक्षम है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में हर एक जनपद से ईवीएम के खराब होने की खबर सामने आ रही है। अब तो नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि अभी मतदान शुरू हुए 2 घंटे का समय नहीं हुआ कि ईवीएम खराब भी होने लगी। बिल्कुल मुस्कान, अगर बात करें तो ईवीएम खराब होने के लिए तो कई जगह से सूचना आ रही है। दूसरी चीज आपको बता दें, कैराना में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि वहां पर प्रशासन जो है धीमी गति से वोटिंग करवा रहा है। दूसरी चीज आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि जो भी अधिकारी वहां मतदान स्थल पे मौजूद हैं, वो जो है अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वहां पे मतदाताओं के साथ में। तो अगर इस तरह की बात की जाए तो कई जगह से छुटपुट की घटनाएं आ रही हैं कि कहीं कहीं पे ईवीएम नहीं चल रहा है, कहीं कहीं पे वहां पे मतदाताओं के साथ अभद्र टिप्पणी की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि लेकिन इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए 8 लोकसभा सीटों पर तो सीधे बीजेपी और इंडिया गठबंधन से टक्कर दिखाई दे रहा अभी तक। 2 घंटे का जो समय वक्त बीत चुका है। जी बिल्कुल राजेश, आपने ठीक कहा कि ये 8 ही सीटें, चाहे कोई भी दल हो, उन सभी के लिए अग्नि परीक्षा है। लेकिन रामपुर के रण पर राजेश मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगी, क्योंकि उपचुनाव में फिलहाल ये सीट बीजेपी के पास गई है। अब 5 साल की बात है और कहीं ना कहीं रामपुर में मुस्लिम वोटर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मोहिबुल्लाह नदवी और बसपा के बीच कहीं ना कहीं वोटर्स बढ़ रहे हैं। इसका फायदा किस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी को मिलने वाला है? बिल्कुल, अगर मुस्कान बात करें रामपुर की, तो रामपुर में बिल्कुल बात सही है कि वोटर जो वहाँ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि वहाँ पे मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा है। लेकिन एक चीज और बता दें कि जिस तरीके का समीकरण, अगर समीकरण की बात की जाए तो मुस्लिम वोटर ये जानता है कि बीएसपी में जाने से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बीएसपी जो है वो बिल्कुल एकदम अगर देखा जाए तो कहें कि वो बिल्कुल एकदम धरातल पर नहीं उतर रही थी। और वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, सारे चुनाव में बीएसपी जो है वो एकदम थर्ड पे रहती थी। तो अगर उन सब चीजों को देखा जाए तो जो मुस्लिम वोटर है वो यही सोच रहा है कि भाई अगर कोई बीजेपी को टक्कर दे रहा है तो वो सिर्फ इंडिया गठबंधन दे रहा है। इसलिए अगर बात की जाए वहाँ पे, जबकि आजम खान कुछ नाराज भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी जो है अभी तक जो 2 घंटे का समय बीत चुका है, 2 घंटे में यही सामने आया है कि जो भी मुस्लिम वोटर भी है वो इंडिया गठबंधन को ही सपोर्ट करते हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राजेश, अब उस क्षेत्र की बात करेंगे जहां पर शेरों की दहाड़ सुनने को मिलती है। अब जिस क्षेत्र में शेरों की बात है, वहां की जनता लाजमी है कि कैसे नहीं दहाड़ेगी। आज वहां की जनता अपने वोट के जरिए दहाड़ रही है। आप समझ होंगे मैं पीलीभीत की बात कर रही हूँ। बहरहाल देखिए राजेश, इस बार पीलीभीत का समीकरण बहुत बदला है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने एक नए प्रत्याशी पर दाव लगाया है, जितिन प्रसाद के रूप में। अगर हम इतिहास पर जाएं तो इस सीट पर हमेशा से ही या तो वरुण गांधी या उनकी मां मेनका गांधी चुनावी मैदान में मजबूती से उतरती हैं। लेकिन जब पीलीभीत में इस बार एक नए प्रत्याशी को उतारा गया और जब पीलीभीत में चुनावी जनसभा हुई तो भी वरुण गांधी मंच पर नजर नहीं आए। वो कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से चुनावी प्रचार से दूर रहे। तो क्या इसका असर पीलीभीत में पड़ सकता है? बिल्कुल मुस्कान, इस बार पीलीभीत का रण जो है बिल्कुल दिलचस्प हो गया है, क्योंकि वहाँ पे जो मंत्री थे यूपी गवर्नमेंट में जितिन प्रसाद वहाँ पे बीजेपी से उतरे हुए हैं, और समाजवादी पार्टी या अगर कहें कि इंडिया गठबंधन से भगवत शरण गंगवार वहाँ पे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे मुकाबला बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसके पहले लगातार जो है वरुण गांधी वहाँ से
कई बार के सांसद रह चुके हैं। उसके पहले उनकी माँ जो है वहाँ पे मेनका गांधी भी वहाँ पे सांसद रह चुकी हैं। तो जिस तरीके से वहाँ पे वरुण गांधी इस बार जो है बीजेपी का साथ छोड़ दिए क्योंकि उनका टिकट कट गया। और दूसरी चीज आपको बता दें कि वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे रैली की और रैली में भी वो शामिल नहीं हुए। जी। तो जाहिर सी बात है कि जो वहाँ पीलीभीत की जनता है वरुण गांधी से उनका खासा लगाव था। और वरुण गांधी इस बार जो है अगर बात की जाए तो जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि वो कहीं न कहीं गुपचुप तरीके से इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे वरुण गांधी। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे भगवत शरण गंगवार जो है उनका पड़ला वहाँ पर पीलीभीत में भारी दिखाई देता पड़ रहा है। जो 2 घंटे की वोटिंग हो चुकी है, 2 घंटे में भी भगवत शरण गंगवार का पड़ला भारी है अभी जितिन प्रसाद के मुकाबले। जी जी, 8 की 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर अग्नि परीक्षा होनी है। हम लगातार संगीत सोम संजीव बालियान के मुद्दे पर तो चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों की अंतरकलह बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रही है। पश्चिमी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाला लेकिन उसके बावजूद इसका कोई असर नहीं देखने को मिला। और मुजफ्फरनगर में तो मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि संजीव बालियान, हरेंद्र मलिक और यहाँ पर राजपूतों का प्रदर्शन भी बहुत बड़ी चुनौती बना जिसको भी बीजेपी ने बैलेंस करने की कोशिश की। क्या लगता है ये बैलेंसिंग इस बार काम आने वाली है बीजेपी की? मुस्कान, अगर बात करें मुजफ्फरनगर की तो बिल्कुल सही है। मुजफ्फरनगर एक ऐसा जिला है जहां पर अभी तक जो है वहां पे दंगों के नाम पे वोट मिलता रहा, लेकिन इस बार का समीकरण बिल्कुल अलग है क्योंकि वहां पे जिस तरीके से संजीव बालियान और संगीत सोम के अंदर अंतर्द्वंद देखने को मिला है और वहां पर योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह ने दोनों को मिलाने के लिए, दोनों को आपसी समझौते कराने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए लेकिन फिर भी सफलता नहीं हासिल हो पाई। दूसरी चीज आपको बता दें कि वहां पर जो मुजफ्फरनगर की जनता है वो जनता ने वहां पे जिस तरीके से वहां पे मतदान का बहिष्कार किया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सारे मुद्दे इस बार जो है बीजेपी को, मुझे लग रहा है कि बीजेपी को पलीता लगाते हुए दिखाई देने वाले हैं क्योंकि अभी तक का जो वहाँ पे सामने आया, वहाँ का मतदान सामने आया है तो वहाँ पे यही समीकरण बता रहा है कि इस बार जो है कहीं न कहीं राजपूत भी वहाँ पे पश्चिम यूपी में राजपूत भी नाराज है बीजेपी से। उसकी अच्छा राजेश, आखिरी तक जब तक प्रचार थमा नहीं था तब तक एक सवाल लगातार पूछा जा रहा था विपक्षियों से कि आप संयुक्त रूप से आखिर पश्चिमी यूपी के रण में क्यों नहीं उतर रहे हैं। आखिरी दिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी पश्चिमी यूपी के एक रण में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेता सक्रिय रहे पश्चिमी यूपी की राजनीति में, तो क्या पश्चिमी यूपी में बीजेपी के नेताओं का दौरा वोट में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल मुस्कान, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि पश्चिम यूपी में लगातार चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या डिप्टी सीएम हो या और भी जो भी नेता वहाँ पे पश्चिम यूपी में लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे थे, लेकिन उनके हिसाब से इंडिया गठबंधन कहें चाहे बीजेपी समाजवादी पार्टी या बीएसपी उस तरीके की रैली वहाँ पे पश्चिम यूपी में नहीं कर पाए। लेकिन जो वोटर है, जो मतदाता है, वो बिल्कुल बीजेपी के कहीं न कहीं अगर ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो बीजेपी के खिलाफ दिख रहा है क्योंकि पश्चिम यूपी जो है वो जाट और किसानों का गढ़ माना जाता है। तो किसान जिस तरीके से परेशान थे, तो अगर उन सब चीजों को देखा जाए, और दूसरी चीज आपको बता दें पश्चिम यूपी में राजपूत भी नाराज है इस बार बीजेपी से। उसका सबसे बड़ी खासी वजह है कि जिस तरीके से 2014-2019 में जिस तरह से राजपूतों को पश्चिम यूपी में बाइकाट किया गया वहां पर प्रत्याशियों के रूप में, और इस बार 2024 में उस परसेंटेज को और भी घटा दिया गया। तो कहीं न कहीं खासी वजह ये भी है कि राजपूत भी इस बार जो है बीजेपी से कहीं न कहीं उसका भी मोह भंग दिखाई दे रहा है पश्चिम यूपी में। जी मुस्कान। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। पल पल पर आप अपडेट बनाए रहिएगा राजेश। तो देखिए, लगातार पश्चिमी यूपी के रण का जो मुकाबला है ये वाकई बहुत रोमांचक है क्योंकि 8 सीटों पर जब अग्नि परीक्षा हर एक प्रत्याशी की है तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, चाहे वो हम नगीना की बात कर लें और अगर हम सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पर भी जिस तरीके से इंडिया अलायंस और बसपा ने मुस्लिम कार्ड खेला है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशी को मुश्किलों में डाल सकता है क्योंकि अगर हम सहारनपुर के नतीजों पर गौर करें तो सहारनपुर में 2019 में मुस्लिम प्रत्याशी चुना गया था। बसपा के हाजी फजलुर रहमान पर जनता ने भरोसा जताया और 2014 में राघव लखनपाल पर सहारनपुर की जनता ने भरोसा जताया, लेकिन जब 2019 में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को रिपीट किया तो उस बार बसपा के प्रत्याशी को जीत मिली। अब
ऐसे में ये देखना होगा कि पश्चिमी यूपी के रण में जहां पर जाट वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं, यहां पर किस पार्टी का, किस दल का कितना कार्ड चला है। अब एक बार फिर से सभी नेताओं के बयान पर रुख करते हैं, क्योंकि लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया मतदान को लेकर आ रही है। चीज़ें तो है ही, जनता ने देखा है कि 5 साल जब हम संसद में रहे और हमारी सरकार थी, हम यहाँ यूनिवर्सिटी लाने में सक्षम हुए, हाईवे और अपना बाईपास निर्माण करवाया, रेल लाइन दोहरीकरण कराया, बहुत से बड़े बड़े काम हमने सहारनपुर के लिए किए। जनता चाहती है कि वही जो विकास का जो इंजन है, जो डबल इंजन की सरकार है, वो सहारनपुर तक की। प्रियंका गांधी के रोड शो में काफी भीड़ उमड़ी दिखाई, लोगों ने कहा कि इस बार शायद इमरान खान की किस्मत खुल जाए, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? आप हमारा ये रोड शो देखते ही, योगी जी का रोड शो, फिर आप ये सवाल ही ना पूछते। अच्छा, राम का नाम दोनों तरफ से लिया जा रहा था सहारनपुर में, मतलब आखिर में हमने देखा कि राम नाम का जाप तो इमरान मसूद भी कर रहे हैं। राम नाम का जाप तो हम सबको करना चाहिए, आप लोगों को भी करना चाहिए। आप सुबह जब अपने कैमरे लेकर चलें, एक बार जय श्री राम बोलिए, देखिए कितना बढ़िया दिन है। नहीं तो राम जी का पर्व मनाएं, उसके बाद फिर काम पे जाएं, क्योंकि कटाई का भी समय है, किसान खेत में जा रहा है और गेहूं की फसल तैयार खड़ी है। ये मैं चाहता हूँ दोनों चीज़ें मतलब जरूरी हैं, कटाई भी जरूरी है और वोट डालना भी जरूरी है। चुनाव को सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि पहले वोट डालें और उसके बाद अपने काम पे जाएं। चुनाव को लेकर क्या कितना आश्वस्त दिखाई दे रहा है? नहीं, अब चुनाव निकला हूँ, देखो अभी जनता निर्णय करती है, लेकिन मैं तो पूरी तरह आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल रहकर जनता के बीच में काम किया है और हर आदमी का मुझे प्यार मिला है, क्योंकि मैंने कोई बिगैर भेदभाव के काम किया है आज तक, तो मेरे साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, उपचुनाव में जिस तरह से आरोप लगे थे प्रशासन पे, सपा प्रत्याशी की तरफ से लगाए गए थे, क्या कहेंगे इस बार लेकर के? वो तो अब भी लगाएंगे। तो फिलहाल हर एक नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच आज भी जो जनता है वो निकल रही है घरों से बाहर, क्योंकि आपका हर एक वोट देश का भविष्य कैसा होगा और आपका भविष्य कैसा होगा ये तय करेगा, और आपका एक वोट विकसित भारत कैसा होगा और आगे आजाद भारत के 100 सालों वाला भारत कैसा होगा ये भी तय करेगा। फिलहाल देखिए यूपी की 8 सीटों पर किस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, कितनी बड़ी संख्या में लोग अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, रामपुर, कैराना, मुरादाबाद और पीलीभीत, तो जहां 21 राज्यों के 102 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, तो वहीं यूपी की 8 सीटों पर जहां जाट वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं, जहां अखिलेश के पीडीए की परीक्षा होगी, जहां बीजेपी और रालोद गठबंधन की परीक्षा होगी, यहां पर जबरदस्त धुआंधार तरीके से बीजेपी ने प्रचार किया है। लेकिन बीजेपी का प्रचार वोट में कैसे कन्वर्ट होता है, हो भी पाता है या नहीं हो पाता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी ने इस बार मिशन 80 का लक्ष्य लिया है और इस मिशन 80 के लक्ष्य में जो पश्चिमी यूपी है यह सबसे बड़ा रोड़ा है बीजेपी के लिए। अब ऐसे में पश्चिमी यूपी के रण को बीजेपी कैसे भेदती है देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और देखिए पहले चरण के चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट है, जहां तमिलनाडु में भी लोकसभा के पहले चरण की वोटिंग जारी है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने अपने मत का इस्तेमाल किया है और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो भी घरों से बाहर निकले, मत का इस्तेमाल करें। आपको बताते चले कि शिवगंगा से उनके बेटे चुनावी मैदान में उतारे गए हैं और अटकलें हैं कि भाई जब बेटा चुनावी मैदान में उतरा हो तो परिवार के लोग कैसे ना समर्थन दें। तो इस बार कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। शिवगंगा में उन्होंने वोट डाला है और उन्होंने वोट डालने के बाद ये कहा कि मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि मैं लोकसभा चुनाव में अपना वोट डाल सका। जहां तमिलनाडु का सवाल है, मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया ग्रुप तमिलनाडु की सभी 39 संसदीय सीटों पर जीत हासिल करेगा। तो आज तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोटिंग हो रही है और तमिलनाडु की 39 सीटों में से एक सीट ऐसी भी है जहां पी चिदंबरम के बेटे चुनावी मैदान में उतरे हैं और पी चिदंबरम ने भी शिवगंगा से अपने मत का इस्तेमाल किया है। और आज पूरे तमिलनाडु की जनता भी मत का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे खुशी है कि मैं अपने मत का इस्तेमाल कर पा रहा हूं। आपको बता दें कि 21 राज्यों में तमिलनाडु के आज सभी 39 सीटों पर जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। वहीं लोकसभा के पहले चरण का मतदान जारी है। मणिपुर से आपको बता दें जहां लोकसभा के पहले चरण की वोटिंग जारी है। मणिपुर हिंसा के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीएम एन बीरेन ने भी मतदान किया है, तो मणिपुर के सीएम ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है और इस दौरान
वो लोगों से भी अपील करते हुए नजर आए। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर लगातार जो वोटिंग है वो जारी है। पहले चरण की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। मणिपुर हिंसा के बाद ये पहली बार ऐसा मौका आया है जब जनता अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करने वाली है। बहरहाल मणिपुर में भी लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू है। वही कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी मतदान किया है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए कमलनाथ नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा से कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मतदान किया है। आपको बता दें कि 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। इसी में मध्य प्रदेश की भी 6 सीटों पर वोट हो रहे हैं। उनके बेटे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। 29 सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश की जिन पर चुनाव होने हैं और पहले चरण में 29 में से 6 सीटों पर जनता वोट डाल रही है। जबलपुर, सीधी, शहडोल, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा। फिलहाल छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ चुनावी मैदान में उतरे हैं और यहां पर लड़ाई बाहरी और आंतरिक में साफ तौर पर देखी जा रही है। तो यूपी की 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुका है। मुजफ्फरनगर में 9 बजे तक 12.01% तक की वोटिंग हुई है। तो मुजफ्फरनगर में 9 बजे तक 12 तक की वोटिंग हुई है। इसके साथ ही सहारनपुर में 9 बजे तक 11% मतदान हुए हैं। तो सहारनपुर में मतदान की जो परसेंटेज है वो जारी हो चुके हैं। वहीं मुरादाबाद में 9 बजे तक 11.76% वोटिंग हुई है। फिलहाल 6 बजे तक का समय है और लगातार जनता घरों से बाहर निकलकर मतदान कर रही है। और कैराना में 9 बजे तक तकरीबन 9% वोटिंग हुई है। फिलहाल अभी सबसे कम वोट कैराना में डाले गए हैं और नगीना में 9 बजे तक 13.09% जनता ने वोट का इस्तेमाल किया है। वही पीलीभीत में 13.36% मतदान हुए हैं। तो पीलीभीत की जनता दहाड़ती हुई नजर आ रही है और रामपुर में 10.66% मतदान हुए हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि सबसे धीरे अगर कहीं वोट पड़ रहे हैं तो वो है कैराना और कैराना में समाजवादी पार्टी ने भी आरोप लगाए हैं कि यहां पर जो प्रशासन है वो लोगों को मतदान नहीं करने दे रहा है। धीरे धीरे वोटिंग हो रही है और वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से समाजवादी पार्टी अब और मुखर होकर बोल रही है कि कैराना में प्रशासन मतदाताओं का सहयोग नहीं कर रहा है। कैराना में 9 बजे तक सबसे कम वोटिंग हुई है। मुरादाबाद में 9 बजे तक 11.76% की वोटिंग हुई है। इसके साथ ही कैराना में अभी तक सबसे कम वोटिंग हुई है और कैराना को लेकर समाजवादी पार्टी भी ये कह रही है कि जो प्रशासन है वो मतदाताओं के सहयोग में नहीं आ रहा है। और अब कैराना का वोटिंग परसेंटेज भी सबसे कम रहा है और पीलीभीत की जनता दहाड़ती हुई नजर आई है। टाइगर रिजर्व जिस क्षेत्र में है वहां की जनता दहाड़ रही है और रामपुर में 9 बजे तक 10.66% तक की जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुके हैं और तकरीबन 2 घंटे का समय बीत चुका है और इस 2 घंटे में वोटिंग परसेंटेज निकल के सामने आ रहे हैं। फिलहाल 7 बजे से जो वोटिंग चालू हुई है वो शाम 6 बजे तक चलेगी, लेकिन लगातार मतदान केंद्रों के बाहर अभी भी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बड़ी तादाद में लोग अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। लेकिन इन 8 सीटों में से फिलहाल कैराना ऐसी सीट है जहां पर सबसे धीमे मतदान हुए हैं। 9 बजे तक महज 9% मतदान सिर्फ कैराना में हुए हैं और इसके साथ ही कैराना एक हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहां साफ तौर पर लड़ाई प्रदीप कुमार और इकरा हसन के बीच देखने को मिल रही है। तो 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज देखकर फिलहाल कैराना वो जिला है जो सबसे धीरे जहां पर वोटिंग हो रही है। रामपुर में 9 बजे तक 10.66% मतदान हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट प्राइम टीवी लगातार आप तक पहुंचा रहा है। पल पल की अपडेट प्राइम टीवी सुबह 7 बजे से जब से मतदान शुरू हुए हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बताते चले कि हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार एक्टिव है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर 9 बजे तक सहारनपुर में 11% मतदान हुए हैं। मुरादाबाद में 9 बजे तक 11.76% जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है और कैराना में 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 9.02 रहा। और नगीना की बात करें, मुकाबला दिलचस्प है, रोमांचक है, 13.09% यहां पर मतदान हुए हैं। तो 8 ही चरणों में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, 8 ही सीटों को लेकर क्या वोटिंग परसेंटेज रहा है, प्राइम टीवी ने इस खबर को सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा है। प्राइम टीवी पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर सभी 8 जिलों से हमारे सहयोगी अपडेट है। हर एक मतदान केंद्र का हाल हिसाब प्राइम टीवी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। मुजफ्फरनगर में 9 बजे तक
12.01% देखने को मिली। फिलहाल कैराना में 9 बजे तक सबसे कम वोटिंग हुई है। भीषण गर्मी के बीच भी लगातार लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सबसे कम वोटिंग परसेंटेज फिलहाल कैराना में है। शाम 6 बजे तक मतदान का जो दौर है वो जारी रहेगा। और मौसम का असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वो भीषण गर्मी से निपटने के हर एक व्यापक इंतजाम करें, बुजुर्गों के लिए स्पेशल इंतजाम किए जाए। उसका असर देखने को मिल रहा है। तो यूपी की 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से जनता मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है, वोटिंग शुरू हो चुकी है, 2 घंटे बीत चुके हैं और वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आने लगे हैं। जनता का रुझान कि जनता कितनी अलर्ट है, इसके भी रुझान सामने आ रहे हैं। सहारनपुर में भी वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक रहा, लेकिन सबसे कम वोटिंग परसेंटेज कैराना का फिलहाल निकल के सामने आ रहा है। लेकिन पूरा दिन बाकी है और अभी 6 बजे तक जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। और देखिए, मुजफ्फरनगर में पहले चरण का मतदान जारी है। संजीव बालियान ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। इन तस्वीरों में संजीव बालियान नजर आ रहे हैं, जहां संजीव बालियान ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। मौजूदा सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी हैं। मुजफ्फरनगर में मुकाबला दिलचस्प है और मुजफ्फरनगर से बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अपने परिवार के लोगों के साथ वो मतदान केंद्र पहुंचे, मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। इस दौरान उनकी तस्वीरें भी सामने आई है। चूंकि मुजफ्फरनगर में सीधे तौर पर मुकाबला संजीव बालियान हरेंद्र मलिक के बीच है और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान ने मत का इस्तेमाल किया है और 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुका है। इसी बीच संजीव बालियान की तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे होंगे, उन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है और हर एक हाई प्रोफाइल सीट पर जो प्रत्याशी है वो अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि हर एक वोट इंपॉर्टेंट है। एक मत का भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है और यही वजह है कि प्राइम टीवी भी लगातार अपने हर एक दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि आप घरों से बाहर निकलें, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, क्योंकि आपका एक भारत 2047 का भारत कैसा होगा इसका फैसला करेगा। फिलहाल मौजूदा तस्वीरें संजीव बालियान की आप देख पा रहे होंगे प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है और वो लोगों से भी अपील करते हुए नजर आए कि आप भी अपने घरों से बाहर निकले, अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। तो यूपी की 8 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। 2.5 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 8 सीटों की जनता आज तय करेगी कि उन्हें आगामी 5 सालों के लिए किसके हाथों में अपने विकास की कमान सौंपनी है। तो देखिए, डिंडोरी ग्राम पंचायत और भैसलगान में भी मतदान का बहिष्कार किया है। पानी रोड की समस्या को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और ग्रामीणों ने वादा किया था कि अगर उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो वो मतदान का बहिष्कार करेंगे। और मतदान के दिन ग्रामीणों की नाराजगी का असर भी देखने को मिला है, क्योंकि ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है, वो वोट नहीं कर रहे हैं। डिंडोली ग्राम पंचायत में ग्रामीणों के गुस्से का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि गांव का कोई भी युवक युवती अपने मत का इस्तेमाल करने फिलहाल मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच रहे हैं। नाराज होकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। तो मतदान के बहिष्कार की भी खबरें सामने आ रही हैं। डिंडोली ग्राम पंचायत भैसलगान में मतदान का बहिष्कार ग्रामीणों ने किया है। मतदाताओं ने पानी रोड की समस्या दूर नहीं होने पर पहले चेतावनी जारी की थी कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया या उनको आश्वासन नहीं दिया गया तो वो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ग्रामीणों ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है और फिलहाल ग्रामीणों में से अभी तक गांव के एक भी मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला है। तो जहां एक तरफ पहले चरण के रण में दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता भी अपना गुस्सा दिखाती हुई नजर आ रही है। डिंडोली ग्राम पंचायत भैसलगान की जनता ने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है, मतदान से पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। पानी रोड की समस्या को लेकर लोगों में आक्रोश और यही वजह है कि ग्रामीण मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचे हैं और वो अपने मतदान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो चुनाव का बहिष्कार करते हुए ग्रामीण नजर आ रहे हैं।
तो ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर मुकेश बैरागी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। मुकेश, ग्रामीणों ने पहले ही आगाह किया था कि अगर उनकी समस्याओं पर सुनवाई नहीं हुई, आश्वासन नहीं दिया गया तो वो मतदान का बहिष्कार करेंगे। फिलहाल ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है, वो अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और क्या अपडेट मिल पा रही है, क्या मांग है ग्रामीणों की? ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर और यहाँ पे गाँव में रैली पानी नहीं और वोट नहीं, यहाँ निकाली जा रही है। खान में चुनाव को दिए जा रहे महिला और मुजफ्फरनगर है ना। मुजफ्फरनगर में भी ग्रामीणों ने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है। पानी रोड की समस्या दूर नहीं हुई और यही वजह है कि ग्रामीण अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर में भी जहां एक तरफ ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है, तो मध्य प्रदेश में भी ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। पानी रोड की समस्या को लेकर ग्रामीण मत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ मुजफ्फरनगर की जनता में रोष देखने को मिला, ग्रामीण मत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो वही मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां ग्रामीण अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। भैंसलगान में मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों ने आश्वासन दिया था, चेतावनी दी थी कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकाला गया तो वो मतदान नहीं करेंगे, और ठीक ग्रामीणों ने वैसा ही किया। ग्रामीण मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे हैं। सुबह 7 बजे से जो वोटिंग चालू हुई थी, 2.5 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन फिलहाल मतदान केंद्र पर एक भी वोट नहीं पड़ा है, जो कि प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि लगातार जिला निर्वाचन अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से बड़ी तादाद में मतदान करने की अपील कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ग्रामीणों ने अपनी मांगों को सर्वोपरि रखा और ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा है कि वो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। वापस मुकेश बैरागी का रुख करेंगे। मुकेश, देखिए, ग्रामीणों ने तो एकदम गांठ बांध दी है कि वो अपने मत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है मुकेश? मैं आपको बता दूं ग्राम पंचायत गांव में दिल्लोरी 8 किलोमीटर है। यहाँ ग्राम पंचायत में पानी और रोड को लेके चुनाव का बहिष्कार और गाँव रैली, इस तरह की रैली निकाल के चुनाव पे किया जा रहा बहिष्कार। बिल्कुल, देखिए, आपके आसपास ग्रामीण मौजूद है, उनसे बातचीत करिए कि वो लगातार कितने सालों से ये मांग उठा रहे हैं। ठीक है, वापस आपका रुख करेंगे। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन देखिए, प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश कि ग्रामीण की जनता ने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है। पानी और रोड की समस्या का समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने फिलहाल अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन एक बार फिर से मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, यह हमारे दर्शकों तक पहुंचा है। तो वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है 9 बजे तक का, एक बार ये भी देख लेते हैं, क्योंकि लगातार तकरीबन 2.5 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन यूपी की 8 सीटों पर जिस तरीके से मतदान जारी है, भीषण गर्मी का भी असर अब देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर में 9 बजे तक वोटिंग हुई है 12.01%, और इसके साथ ही सहारनपुर में 9 बजे तक 11% वोटिंग हुई है। मुजफ्फरनगर के मौजूदा सांसद बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने भी वोट डाल दिया है, और मुरादाबाद में 9 बजे तक 11.76% वोट पड़े हैं। इसके साथ ही अगर हम कैराना की बात करें तो 9 बजे तक 9.02% वोटिंग हुई है, और नगीना में 9 बजे तक 13.09% की जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। फिलहाल जनता के पास शाम 6 बजे तक का समय है। अभी फिलहाल वोटिंग शुरू हुई है। गर्मी का भी असर देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्राइम टीवी पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर एक्टिव हैं। फिलहाल जो वोटिंग परसेंटेज है वो शाम 6 बजे तक और बढ़ जाएगा, लेकिन प्राइम टीवी एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि आप अपने घरों से बाहर निकलें, अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका एक एक वोट देश के विकास और आपके क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। और प्राइम टीवी लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है। पल पल की अपडेट क्या है, किस बूथ की क्या हालचाल है, क्या स्थिति है, लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो तक पहुंचकर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।